यस। नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद। स्वागत है आपका आरा हिंदी स्कूल में। देखिए, आज की क्लास बहुत ख़ास होने वाली है। कारण कि हिंदी साहित्य में कुछ ऐसी कवित्री हुई हैं जो कहा जाए कि अपने वक्त में एक एक क्रांति की काम की हैं। जैसे अभी आपके पाठ में, ये पाठ जो 7 है, इसमें एक एक कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। और ये एक ऐसी कवयित्री हैं, जबकि इनके समकक्ष महादेवी वर्मा जी रही हैं। वो साथ साथ लाक्षणिकता, हालांकि वो भी राष्ट्रीय चेतना की बात की हैं, बट एक लाक्षणिकता के रूप में उन्होंने, छायावाद के रूप में उन्होंने अपनी बातों को प्रस्तुत किया है। मगर ये एक ऐसी कवयित्री हैं जो साथ साथ छायावाद के साथ साथ पैरेलल में इन्होंने राष्ट्रीय चेतना की एक मुखर बात की हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, ऐसा नहीं है कि कह कुछ और रहे हैं और दर्शा कुछ और रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में इन्होंने अपनी बात को रखा और बिल्कुल राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत। तो आइए देखते हैं आज जो हमारी क्लास है, इसमें क्या होने वाला है। तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप थोड़ा सा धैर्य ज़रूर बना कर रखिएगा, क्योंकि इस क्लास में हम कंप्लीट सब कुछ करने वाले हैं। आपको इसमें आप देखेंगे कि कवयित्री परिचय, फिर भावार्थ भी देखेंगे, अभ्यास भी देखेंगे और PYQ भी देखेंगे। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि आप ज़रूर धैर्य बना के रखिएगा। आइए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अब तैयार हो चुके होंगे और इस क्लास के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है भाई। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कवयित्री परिचय के बारे में। तो इनका जन्म, सबसे पहले इनका जन्म याद रखना है। जन्म ही पूछता है एक सवाल, 1 नंबर के सवाल। वैसे तो 1 से 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे पूछा जा रहा है, केवल भूमिका से, परिचय से, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। और 2 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न, या फिर सीधे सीधे 4 नंबर के, या फिर सीधे 5 नंबर के प्रश्न आ रहा, ऐसे करके आ रहा। मतलब टोटल मिला कहें तो 4 और 2 6 नंबर का तो प्रश्न ऐसे। और ज़्यादा से ज़्यादा कम बनाएगा तो 4 नंबर से कम इस प्रश्न से, इस पार्ट से प्रश्न कम नहीं आ रहे हैं, 4 नंबर के ही आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। याद कैसे रखना है भाई जन्म में, इनका जो जन्म काल है कैसे याद रखना है। तो देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान, चौ का मतलब 4, ऐसे आपको याद रखना। और यहाँ देखिए 4 लगा हुआ है, 4। सुभद्रा कुमारी चौहान, कहते ही चौहान कहते ही आपके दिमाग में 4 आ जानी चाहिए। तो 4 आ जाएगा ऐसे। उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे याद कर पाएंगे। और निधन 1948 में होता है। और निधन होता कैसे है, ये बहुत थोड़ा सा दुखद है। कैसा दुखद है, देखिए, जब ये नागपुर से जबलपुर रिटर्न हो रही थी, वापस आ रही थी, तब इनकी जो मृत्यु होती है, एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। तो सवाल यहाँ से बनता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे होती है। तो कार दुर्घटना में होती है। 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से, 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से ऐसे बनेगा, आपको ध्यान रखना है। जन्म स्थान इनका है, बस इतना भी अगर याद रहेगा, इलाहाबाद, तो आप काम कर पाएंगे, जवाब दे पाएंगे अगर परीक्षा में आ जाए तो। और इलाहाबाद कहाँ आता है, यूपी में, आपको मालूम होना चाहिए। खैर, ये याद रखिए, निहालपुर इलाहाबाद में पड़ता है और इलाहाबाद यूपी में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। माता और पिता, माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर और पिता ठाकुर रामनाथ सिंह। पूरे पाठ में आप देखेंगे तो एक ही वो लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनके पिता और पति के नाम के पहले ठाकुर जुड़ा हुआ है। ये तो ऐसे आपको याद रखना है। और सुभद्रा कुमारी चौहान, ये सुभद्रा का अर्थ क्या होता है। सुभद्रा यानी दुर्गा को कहा जाता है, सुभद्रा। और भगवान कृष्ण की एक छोटी बहन थी, उनका भी नाम सुभद्रा था, जिनकी शादी आपके अर्जुन से होता है। तो ऐसे आप, मैं एक स्टोरी दे दिया कि सुभद्रा एक नाम कैसे याद आएगा, तो आप समझ जाइए ऐसे। यहाँ तक क्लियर है। माता क्या है, धीराज कुंवर, और पिता ठाकुर रामनाथ, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको ना किसी भी लेखक के माता पिता या फिर जन्मस्थान या उनका जन्म काल को याद करने के लिए उनसे कोई ना कोई आपको स्वयं एक स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी।
उसमें जोड़ना पड़ेगा उनके नाम से, या कुछ न कुछ ऐसा करके। जैसे मैंने बताया चौहान, तो चौहान का मतलब 4 यहाँ पर, तो दिमाग में एक स्टोरी दिया मैंने। तो ऐसे ही आप स्वयं से क्या ऐसा जोड़ सकते हैं ताकि आपको याद रहे। मैं कितना भी बता दूं कुछ ट्रिक लगाकर, एक दिन आपको भूल नहीं है, लेकिन वही आप उस चीज़ को फॉलो करके जब बनाएंगे तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि शायद ही आप ये भूल पाएंगे। तो ऐसा ज़रूर करिए, खुद से करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पति का नाम, ये प्रश्न पूछा गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या है? तो पति का नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। सुभद्रा कुमारी लक्ष्मण ऐसे भी याद रखना है, सुभद्रा देवी हैं, दुर्गा हैं, तो ऐसे ही लक्ष्मण इनके पति देव लक्ष्मण हैं। और ठाकुर लगा है तो ठाकुर भी एक मैंने बता दिया कि ये कवयित्री हैं जिनके पति और पिता के नाम के आगे ठाकुर जुड़ा हुआ है। ऐसे भी आप याद रखेंगे। और चौहान से चौहान पकड़ा ही जाएगा। ये कहाँ के रहने वाले थे भाई, क्या थे ये? तो खंडवा मध्य प्रदेश में है, ये वहीं के निवासी हैं। और 1919 में विवाह सुभद्रा कुमारी चौहान से इनकी विवाह होती है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, नाम याद रखिए, पति का नाम, और स्थान कहाँ है तो भाई खंडवा। आइए आगे अब पढ़ते हैं। ठाकुर लक्ष्मण सिंह अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त। ध्यान देने की बात है कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह भी 2 नाटक लिखे हैं, जिसका नाम है कुली प्रथा और गुलामी का नशा। तो 2 ये नाटक है। और जब्त कौन किया था भाई? तो अंग्रेज लोगों ने किया था, इस नाटक को जब्त कर लिया था। तो ये भी याद रखना। और एक ये क्या थे? कांग्रेस नेता भी थे, तो कांग्रेस का ये नेता रहे, तो ये भी एक याद रखना है। कुछ ज़्यादा है नहीं, बस नाम याद रखिए। 2 किताब, कुली प्रथा और गुलामी का नशा। आइए आगे बात करते हैं। अब शिक्षा की बात करें तो कास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने, सवाल अगर बने कि प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से इन्होंने प्राप्त किया, तो ये कास्थवेट गर्ल्स स्कूल भी इतना याद रहेगा। तो चूंकि ये गर्ल हैं तो गर्ल्स से ही रहेगा, बाकी कोई ऐसी कविता नहीं है जहाँ से गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की हैं, तो यहाँ से भी पकड़ा जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ रहे हैं सब चीज़। स्कूली इसी स्कूल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि इसी स्कूल में साथ में कौन है कि सुप्रसिद्ध हैं, ठीक है, प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा भी सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ थी। देखिए कितनी मज़े की बात है कि 2 महान कवयित्री एक साथ सहपाठी भी हैं। तो और देखिए दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि महादेवी वर्मा छायावाद की एक प्रमुख कवयित्री हैं जो लाक्षणिकता में अपनी बात करती हैं, प्राकृतिक आवरण को लेकर ये बात करती हैं। बट यही उसके ठीक समानांतर में ये आपका सुभद्रा कुमारी चौहान कवयित्री हैं जो सीधे सीधे स्वतंत्रता की बात करती हैं, राष्ट्रीय भावना की बात करती हैं और किसी भी तरह की लाक्षणिकता की बात नहीं करती। क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे तो इस बात को समझ भी जाएंगे। पुत्र वियोग जो इसमें जो आपकी कविता है जिसे आप पढ़ रहे हैं अभी, तो उसको देखेंगे तो आप स्वतः आप इसका अर्थ कर पाएंगे। इसमें अगर मैं कहूँ कि मैं ज़्यादा एफर्ट भी ना करूँ तो ये बिना एफर्ट के भी आप समझ पाएंगे। ऐसी है ही वो कविता। यानी मेरे कहने का मतलब है कि ये कोई अपनी बातों को सीधे सीधे सरल शब्दों में रखती हैं और सीधा रखती हैं कि आपको समझ में आ जाए। यही मेरा कहने का तात्पर्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। और पुनः थियोसॉफिकल स्कूल वाराणसी में वर्ग 9 तक की पढ़ाई की और उसके बाद इन्होंने शिक्षा से दूरी बना लिया। फिर क्यों दूरी बनाया? तो भाई ये असहयोग आंदोलन उस वक्त शुरू हुई थी और उसी आंदोलन में ये भाग ले ली। तो सवाल यहाँ से बनता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस आंदोलन में भाग ली थी? तो असहयोग आंदोलन में। और कितने तक पढ़ाई की थी? तो 9वीं कक्षा तक ये पढ़ाई की थी, फिर उसके बाद पढ़ाई नहीं की। आइए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो ना? आप देखिए लिखना कैसे, आपको ऐसे एरो बनाकर पॉइंट बाय पॉइंट बिंदुवार करके आपको बनाना है। हालांकि मैं इसको जैसे किताब में दिया वैसे ही रखा हूँ मैं,
बट आपको पॉइंट बाई पॉइंट करके बनाना है, स्व नोट बनाना है, अपना नोट बनाना है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे हैं क्या चीज़ मैं कह रहा हूँ। एक मिनट, थोड़ी सी क्या है ना, गर्मी है। लाइट मैं यहाँ पर बहुत सारा 3 लाइट जला के रखा हूँ, पंखा बंद करके रखा हूँ। तो बंद करने का कारण आप समझ ही रहे हैं भाई क्या हाल हो जाता है। आइए छोड़िए ये सब बातें, यहाँ पर देखिए प्रधान कर्म क्षेत्र की बात करें, यानी इनका जो कार्य करने का जो रास्ता रहा, या किन किन रास्तों पर चलकर क्या क्या किया उसकी बात करें, यानी उस कर्म क्षेत्र की बात करें तो ये समाज सेवा भी की हैं, राजनीति बिल्कुल की हैं, स्वाधीनता संघर्ष में भाग ली हैं, सक्रिय भागीदारी रही है इनकी, और अनेक बार कारावास। चूँकि ये राष्ट्रीय भावना की कवयित्री हैं, राष्ट्रीय खूब लड़ी वो मर्दानी वो तो झांसी की रानी। आप इस कविता को ज़रूर पढ़े होंगे, सोचिए इसमें कहीं क्या कुछ छिपा हुआ लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ। कविता जब पढ़ते हैं तो सीधे सब कुछ समझ में आने लगता है। तो अगर आप जब सीधे सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, सीधी सीधी बातें आप कह डालते हैं, तो आपका विरोध होना लाजमी है। और इसी कारण से सुभद्रा कुमारी को कई बार जेल भी जाना पड़ा है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। और चूंकि ये कांग्रेस पार्टी की MLA यानी MLA हम जो बोलते हैं वो भी रही हैं, और किस पार्टी से जुड़ी रही हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी से, ये भी याद रखना। क्योंकि उस वक्त आज़ादी के समय तो बाकी कोई पार्टी तो थी नहीं, एक ही तो थी, ये कांग्रेस। और इसके बाद ये भारतीय जनता दल जो आई है, तो इसकी भी, लेकिन प्रखर रूप में इसकी शुरुआत नहीं रहती है। उस वक्त एक ही पार्टी थी जो कांग्रेस और आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, विशिष्ट बात करते हैं इनकी रुचि क्या रही है। तो छात्र जीवन से ही इन्होंने काव्य यानी कविता लिखना शुरू कर दिया था इन्होंने। आगे चलकर फिर ये धीरे धीरे आगे चलकर एक प्रमुख रूप से कवयित्री के रूप में प्रतिष्ठित हुई, एवं फिर उन्होंने साहित्यकार यानी अलग अलग चीज़ें भी लिखी के रूप में बिल्कुल प्रतिष्ठित हो गई। तो यहाँ तक आप समझ गए, कुछ ज़्यादा है नहीं। अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या लिखा, इनकी कृतियाँ क्या है। तो कृतियाँ अब ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत कम है, 2-3 ही चीज़ें। देखिए, कविता संग्रह, मुकुल और त्रिधारा। मुकुल के लिए इनको सम्मानित किया गया था, पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आगे हम देखेंगे। ये यहाँ पर ये क्या दे दिया भाई, केसरिया पुरस्कार होना चाहिए। ठीक है, केसरिया होना चाहिए, देख लीजिएगा एक बार, ये मिसटाइप हो गया है। तो मुकुल के लिए ही इनको मिला था। हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है संस्था है, और इसी के माध्यम से इनको ये पुरस्कार, केसरिया पुरस्कार दिया गया था। और कहानी संग्रह की बात करें तो बिखरे मोती, सभा के खेल, 2 ही कहानी संग्रह है, बिखरे मोती और सभा के खेल। चूँकि सभा के खेल का अर्थ हुआ कि चूँकि ये तो राजनीति से भी जुड़ी रही हैं, तो वहाँ से ये आप समझ सकते हैं कि सभा के खेल कहानी वहाँ से ली गई है, ये नाम लिया गया है। बिखरे मोती समझ गए, 2 कहानी संग्रह, मुकुल कविता संग्रह है। आइए, मुकुल ही इम्पोर्टेंट है इसमें, और त्रिधारा इसे याद रख सकते हैं, बाकी कुछ है नहीं खास। आगे बढ़ते हैं, 1930 में इनको पुरस्कार मिला था, ये भी याद रख सकते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की छायावादी काव्यधारा के समानांतर स्वतंत्र रूप से काव्य रचना करने वाली राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख और विशिष्ट कवयित्री थीं। ये बात मैं 2 बार बता चुका हूँ पीछे। छायावाद के साथ समानांतर, यानी एक तरफ महादेवी वर्मा इनके सहपाठी रही हैं, और साथ में वो छायावाद में लिख रही हैं, कविताएं लिख रही हैं, और फिर इन्हीं के समानांतर साथ साथ में लिख रही हैं आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान जी। और लेकिन ये छायावाद की कोई भी रचना नहीं लिख रही हैं, सीधे लिख रही हैं, प्रखर रूप में, मुखर रूप में लिख रही हैं राष्ट्रीय भावना की कविताएं। तो यही बात कही जा रही है, और बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, बस वही, जो कि क्लास लंबी हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है, हमें वही देखना है जो हमारे लिए ज़रूरत है। राष्ट्रीय भावधारा के इस यथार्थ उन्मुख रूप से सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का घनिष्ठ संबंध है। बिल्कुल एक ही वर्ड याद रखिए कि राष्ट्रीय भावधारा के यथार्थ उन्मुख, यानी ये इनकी जो कविताएं हैं राष्ट्रीय भावना में डूबी हुई हैं, सीधे याद रखना है। और जो बात करती है बिल्कुल यथार्थ रूप में, ऐसा नहीं कि बनावटी नहीं, जो आँखों से दिखती हैं चीज़ें, सामने जो कुछ घट रहा है उसी को इन्होंने उसी रूप में प्रस्तुत किया है।
आगे जो कविता पढ़ेंगे आप इसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। आइए देखते हैं। अब बात करते हैं इनके बारे में। एक महान कवि लेखक हुए हैं मुक्तिबोध। तो इन्होंने कहा है कि सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्वेग, उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी आभरणहीन प्रकृति शैली में प्रकट हुई है। आभरणहीन का मतलब जिसमें कुछ ये ढका हुआ नहीं है, बिल्कुल हीन है। पर्दा जिसमें है ना, पर्दा नहीं किया, ओट नहीं किया, पर्दा बिना पर्दे का, सब कुछ स्पष्ट उघार, ऐसी उस प्रकृति शैली में इन्होंने जो कुछ भी लिखा हुआ है। बस यही मुक्ति में कोट है। हालांकि ये पूछेगा नहीं, बट आपको जानना ये ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी लेखक या कवि या कवित्री के बारे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो सुभद्रा जी के प्रतिनिधि काव्य संकलन, अब बात करते हैं कि जो ये कविता है कहाँ से ली गई है। तो मुकुल से यहाँ ली गई प्रस्तुत कविता निराला की सरोज स्मृति के बाद हिंदी में एक दूसरी शोक गीत है, जो पुत्र के असामयिक निधन के बाद कवित्री माँ के द्वारा लिखी गई है। देखिए 2-3 पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये क्या है, जो पुत्र वियोग कविता है कहाँ से संकलित है, यानी कहाँ से ली गई है। तो ये आपका ये काव्य संग्रह है मुकुल। मुकुल क्या है? काव्य संग्रह। और यहाँ से ये कविता पुत्र वियोग, एक सवाल यहाँ से बनेगा। ठीक। दूसरा है कि सरोज स्मृति निराला की, ठीक है, एक काव्य संग्रह है। और इस सरोज स्मृति में उन्होंने सरोज स्मृति में निराला जी, यानी सरोज जो है निराला की पुत्री होती है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो निराला जी सरोज स्मृति लिखते हैं। स्मृति का मतलब याद। तो उसी अपनी ही पुत्री के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। वैसे ही पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान भी अपने पुत्र के बारे में लिखा हुआ है। और ये क्या है? दूसरी बात, ये क्या है? शोक गीत है। ये कविता क्या है, किस शैली में? तो ये शोक गीत है। ठीक। एक और जो लिखा हुआ कौन है? वो सरोज स्मृति है। किसकी वो रचना है? निराला की। हालांकि पूछेगा नहीं, बट ये पूछ सकता है कि बताइए कि पुत्र वियोग क्या है? शोक गीत है, निबंध है, कहानी है, क्या है? तो शोक गीत है। ऐसे आपको ये सवाल बनेगा। और ये शोक गीत है जो पुत्र वियोग, कौन लिखा है, किसके बारे में? तो ये खुद स्वयं कवित्री जी अपने पुत्र के बारे में लिखा हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। समझ गए? हाँ, आगे देखते हैं। इसमें थोड़ा सा, इसमें एक माँ के विषाद में शोक का एक साथ धीरे धीरे गहरता और ऊपर ऊपर आरोहण करता हुआ भाव उत्कटता अर्जित करता जाता है, तथा कविता के अंतिम छंद में पारिवारिक रिश्तों के बीच माँ बेटी के संबंध की एक विलक्षण आत्म प्रतीति में स्थायी परिणति पाता है। यहाँ तक समझ रहे हैं चीज़ों को? मतलब ये इन्होंने कैसे अपने दर्द को पीड़ा को इस कविता में दिखाया, दर्शाया है, इसी की बात यहाँ पर की गई है, कुछ ज़्यादा नहीं। अब आते हैं आगे। देखिए यहाँ पर कविता ये रही कविता। और मैं पीछे, अगर आप मेरी क्लास देखेंगे जो हमने क्लास कर लिया है, तो देखेंगे तो मैं लिखित रूप में समझाया हूँ। एक बार वैसे समझा देता था और फिर उसके बाद लिखित रूप में, कि आपको ताकि आसान हो जाए। अगर मान लीजिए आप नहीं लिखना चाहते हैं अपने से, तो आप देखकर कॉपी कर लीजिए। बट मैंने सोचा कि इसके बारे में क्या लिखना भाई, इसको लिखना नहीं है बल्कि सीधे सीधे समझना है। और मुझे उम्मीद है कि आप इससे पहले पढ़ भी चुके होंगे और इसका अर्थ भी समझ चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर आप आ गए हैं क्लास में, तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं। एक फिर से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आइए रिवीजन करिए। देखिए कविता की शुरुआत होती है, और यहाँ पर पेन ले लूँ मैं, ये एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया है, बार बार पेन लेने वाला, पहले नहीं था। आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। शीत न लग जाए इस भय से नहीं, गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि आज हमारे चारों तरफ, यानी ये इस धरा वसुंधरा पर, इस पृथ्वी पर जहाँ देखो
खुशी का माहौल बना हुआ है, उल्लास है, सारे लोग खुश हैं। लेकिन एक एक ऐसी माँ भी है, यानी स्वयं कवित्री कह रही हैं कि एक ऐसी माँ है, यानी मैं जो हूँ, मेरा जो खिलौना है, सब लोग अपने आप में परिवार में मिलजुल कर हैं, खुश हैं, उल्लासित हैं, यानी खुशी मना रहे हैं। लेकिन एक माँ है जो कह रही है कि मेरा खिलौना अर्थात मेरा एक पुत्र जो है अब लौट कर वो नहीं आ रहा मेरे पास। अर्थात कवित्री कह रही हैं कि उनका पुत्र जो है अब इस दुनिया में नहीं है। सब लोग तो अपनी अपनी दुनिया में खुश हैं, मग्न हैं, हर्षित हैं, मगर कवित्री कह रही हैं कि मेरा दिल जो है टूटा हुआ है, मैं पीड़ा में हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जो खिलौना है वो मेरे पास अब नहीं है, अर्थात जो मेरा हृदय का टुकड़ा है, मेरा लाल है, वो अब मेरे सामने नहीं है। यही बात कही। जैसे खिलौना देने का यहाँ शब्द इस्तेमाल करने का तात्पर्य ये है कि जैसे एक बच्चे को खिलौने बहुत पसंद होते हैं, वैसे ही एक माँ को उसका पुत्र, छोटा नन्हा जो बच्चा होता है, बहुत प्यारा होता है। वो हमेशा देखेंगे कि वो अपनी आँखों से ओझल नहीं होने देती है। तो वही कह रही है कि अचानक से अगर बच्चे से उसका खिलौना छीन लिया जाए तो वो बच्चा कितना चिल्ला चिल्ला कर रोता है। वो लगता है कि उसका क्या हो गया, उससे क्या छीन लिया गया, तो वो बिलख बिलख कर रोता है। वैसा ही ठीक उसी प्रकार माँ का जो हृदय है, उसके खिलौने रूपी पुत्र का न होना, गुजर जाना ही माँ को, माँ उस पीड़ा में, दर्द में विलखती है, रोती है, और वो कह रही है कि अब तक मेरे पास न आया वो। तो कई बार होता है कि खिलौना आप छीन लेते हैं बच्चे से, तो खिलौना आप दे देते हैं कि लो लो, चुप हो जा। लेकिन माँ कैसे चुप हो जाए, कैसे चुप हो जाए भाई, जब उसका वो खिलौना, उसका वो पुत्र, जिगर का टुकड़ा अब उसके पास लौट कर ही नहीं आया। और आगे आप देखेंगे कि माँ को अब तो ये मालूम है कि वो नहीं आ सकता। वो अपने आप को समझाने की कोशिश भी कर रही हैं, विवश हैं, पर ऐसा नहीं कर पाती हैं। उसे लगता है कि नहीं, मेरा पुत्र अभी यहीं है। हम आगे देखेंगे। तो यही बात है कि ये दुनिया में तमाम तरह के लोग जो हैं, चारों तरफ वो नज़र घुमाती हैं तो सब लोग खुश हैं, मगर वही स्वयं दुखी हैं क्योंकि उनका जो पुत्र है अब उनका साथ छोड़ चला है, अब उनके बीच नहीं है। यहाँ तक आप समझ गए हैं। देखिए, आप ना इसका अर्थ स्वयं बना सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ यही है। आप जितना समझते हो उतना लिखिए, स्वयं से लिखिए, यही बस समझिए कि मेन आपका भावार्थ हो जाएगा। आप जितने सर से, टीचर से पढ़ेंगे ना, वो अलग अलग तरीके से इसको और समझाएंगे। तो ये नहीं सोचिएगा कि ये सर आप क्या बता रहे हैं, बाकी लोग क्या बताए हुए हैं। तो आप ये समझिए। और कविताएं ही एक ऐसी चीज़ है कि आप जितना आप खुलकर इसके बारे में जितने शब्दों का इस्तेमाल करके आप इसका संदर्भ लेयर परत बाई परत खोलेंगे, वो खुलती ही जाएगी कविता की ये सबसे बड़ी विशेषता होती है। आइए आगे देखते हैं। आगे कहती हैं कि शीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा। जब बच्चा छोटा होता है, जब ये उस वक्त या ये समय उस वक्त का है जब ठंड का मौसम है, तो उस वक्त आप देखते हैं कि एक माँ होती है, एक बंदरिया की तरह अपने बच्चों को चिपकाए रहती है। आप देखे होंगे बंदरों को देखे होंगे, जो बंदरियाँ होती हैं वो अपने बच्चों को पेट में ऐसे चिपका के रखती है। थोड़ा सा बच्चा इधर उछल कूद करता है, उसको समेट के ऐसे पेट में सटा लेती है। तो माँ भी ठंड के मौसम में, समय में, वो भी क्या करती है, बच्चे को अपने गोद में चादर उड़ाकर, गर्म कपड़ा पहनाकर गोद में सटाए रखती है ताकि उसको ठंड न लग जाए। तो इसी तरीके से कवित्री भी करती हैं कि उसे ठंड न लग जाए, और सब कुछ काम छोड़ छाड़ देती हैं। कह रही है कि छोड़ काम दौड़ कर आई। और वो जैसे ही अपनी बच्चे की आवाज़ सुनती हैं, जब बच्चा कहीं खेल रहा है, रो रहा है, तो वो दौड़ती हुई जाती हैं कि क्या हुआ, और जाकर उसे फिर फटाक से उसे गोद में उठा लेती हैं। तो यही कह रही हैं कवित्री कि मैंने तो उसे ठंड से भी बचा के रखा कि उसे ठंड न लगे। और जब भी वो कहीं कराहत चीखा तो मैं सब कुछ छोड़कर उसके पास दौड़ी चली गई कि हुआ क्या। लेकिन आज वो खिलौना, मेरा वो हृदय का लाल, मेरा आँखों का तारा अब मेरे साथ, मेरे आँखों के सामने नहीं है। तो वही उससे पीड़ा और दर्द में वो कवित्री इस बातों को लिख रही हैं। समझ रहे हैं ना आप चीज़ों को? उम्मीद करता हूँ कि समझ रहे हैं।
आइए आगे देखते हैं। देखिए, आप एक कविता ऐसी कुछ है नहीं कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है। बस आप सब कुछ अब देखिए, यथार्थ उन्मुख का मतलब हुआ कि देखिए ये जो कविता है, क्या आप नहीं समझते हैं? अभी जो हमने अर्थ बताया, क्या वो आप कभी देखा नहीं आपने? देखा है। देखा है कि कैसे बच्चे को वो माँ, कहीं बच्चा चिल्लाने लगता है, रोने लगता है अचानक से, तो दौड़ कर भागती है कि क्या हुआ? ये तो स्पष्ट है ना, ये तो यथार्थ बात लिखी है ना ये। यही तो हुआ यथार्थोन्मुख बातें लिखनी और कहना, लिखना और कहना। और सीधे सीधे देखिए, बिल्कुल ऐसी ये इस ऐसा लिखा हुआ है कि इसका अर्थ अब बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई लाक्षणिकता नहीं है, इसमें कोई बात शब्दों को घुमाव नहीं है, सीधे सीधे शब्दों का इस्तेमाल है। तो यही तो है स्पष्ट लिखना, इनकी बात स्पष्ट कविता। आइए आगे देखते हैं। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाईं, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बताशे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। क्या बात कही है। हर माँ को, माँ आप देखे होंगे अभी ज्योतिया, अभी जो पर्व बीता है अभी ज्योतिया, तो आप देखे होंगे कि माँ ज्योतिया क्यों भूखती है? अपने पुत्र के लिए तो ही भूखती है ना, पुत्री के लिए ही तो भूखती है ना ज्योतिया। तो माँ ही एक ऐसी होती है कि चाहे पिता थोड़ी बहुत दूरी बना लेते हैं, लेकिन माँ ऐसा नहीं हो कर पाती है। वही एक इकलौती ऐसी शख्स होती है कि वो अपने पुत्र पुत्री के लिए मन्नतें मांगती है, उसकी अच्छा रहने, स्वास्थ्य बढ़िया रहने के लिए कामना करती है। वो कई तरह के पर्व उपवास करती है। वो किसके लिए करती है? पुत्र पुत्रियों के लिए ही करती है, और वो खुद के लिए कुछ नहीं कर पाती है। यही अभी कवयित्री कह रही हैं कि मैंने उसे, जब भी वो रोया तो मैंने उसे ना पुचकार कर, थपा कर उसे सुलाने की कोशिश किया, सुलाया, उसे लोरियाँ तक गाई। लोरियाँ रोज़, मतलब वो कहने की मतलब है कि लोरी गा गा कर, सुना कर, थपकी लगा लगा कर मैंने उसे सुलाया, जिसके मुख पर जरा मलिनता, जैसे ही वो उदास हो जाता या वो थोड़ा सा दुखी रहता, तो उसकी उसकी उस दुखीपन को उसकी देखकर वो खुद स्वयं चिंतित हो जाती और रात भर उसका ख्याल रखती, जगती, आँखों में देखिए कर के आँख में रात बिताई, और वो बिना सोए चिंता में वो कि क्या हो गया मेरे लाल को, क्यों ऐसा मायूस है, इसको क्या हुआ। तो ये इन सारी चीज़ों को लेकर रात भर सोती तक नहीं है। ऐसा होता है ना, जब बच्चा ज्वार या बुखार से पीड़ित हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, या उसको कोई बीमारी हो जाती है, तो माँ दिन रात चिंतित रहती है और रात भर उसकी देख रेख करती है, सोती तक नहीं है। तो ऐसा ही वही कह रही हैं कि जिसके मुख पर ज़रा मलिनता देख आँख में रात बिताई, रात भर उसकी चिंता में जगी रहती हैं, जिसके लिए भूल अपनापन, वो अपनापन मतलब वो भूल गई कि मैं हूँ कौन। वो यानी अपना दुख सुख, उन्हें क्या चाहिए नहीं चाहिए, उनकी क्या इच्छाएं हैं, वो सब कुछ भूल कर क्या करती हैं, पत्थर को भी, यानी पत्थर को भी देव बनाया। यहाँ तक कि देखा जाए तो, इस पंक्ति से देखा जाए तो एक अनुमानतः कहा जा सकता है कि कवयित्री पत्थर शब्द का इस्तेमाल लगाने से अर्थ हुआ कि ये भगवान को उससे पहले नहीं पूजा या मानती होंगी, जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ। लेकिन अपने पुत्र के लिए ये सब की, यानी पत्थर को भी उन्होंने पूजा। तो यही बात है कि भगवान से प्रार्थना की, और नारियल दूध बताशे कहीं चढ़ाकर शीश भी नवाया कि हे ईश्वर, जो भी हैं प्रार्थना की कि आप मेरे पुत्र की रक्षा करना, उसका ध्यान रखना, कहीं वो उसे कुछ हो ना जाए। ये क्या कौन कर रही हैं? ये कवयित्री कर रही हैं अपने पुत्र के लिए। लेकिन वो पुत्र अब तो है नहीं इस दुनिया में, चला गया। आगे देखिए वही कह रही है कि फिर भी, आगे पीछे वाले पंक्ति से फिर आगे वाले के जोड़ते हैं और कह रहे हैं कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, सबके सामने सर झुकाया, मन्नतें मांगी, पूजा पाठ किया, सब कुछ किया, नारियल तक चढ़ाया, दूध चढ़ाया, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। फिर भी कोई कुछ नहीं कर सका और छीन ही गया खिलौना मेरा। कोई कुछ नहीं कर गया, मेरी आंखों के सामने मेरा खिलौना छीन गया। तो यानी कहने का मतलब इस पंक्ति से यहाँ देखा जाए कि
कहीं न कहीं ये भगवान से भी कवित्री नाराज़ हैं कि सब कुछ करने का क्या फ़ायदा हुआ जब मेरा पुत्र ही मुझसे छीन गया। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही गई है। हालाँकि कहीं ये समझाया नहीं गया, बट आप एक देखिए इसका अनुमान समझ सकते हैं कि सब कुछ करने के बाद भी ये लोग तो कुछ नहीं कर पाए। और मेरा मेरा जो पुत्र है, जिससे मैं अथाह अगाध प्रेम करती थी, वो मेरा आँखों का तारा, मेरा सहारा था, मेरा सब कुछ था, लेकिन हुआ क्या, अब मेरे बीच नहीं है। तो क्या फ़ायदा हुआ पत्थर पूजने से, पत्थर की को भगवान मानने से, नारियल दूध चढ़ाने से, बताशे बाँटने से? क्या हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वही कह रही कि मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। छौना का अर्थ होता है बच्चा, यानी जानवर का बच्चा, यानी पशु का बच्चा। छौना का मतलब होता है पशु का बच्चा। देखे होंगे जैसे गाय बच्चा देती है तो कितना प्यारा होता है, एकदम सुंदर कोमल, और ऐसे ऐसे कूदता है ना, और कभी माँ बोलता है, रंभाता है। वैसे हिरन का बच्चा देखे होंगे, हिरन का बच्चा कितना सुंदर लगता है और कितना चंचल उछल कूद करता है। बाघ शेर के बच्चे देखे होंगे, बिल्कुल सुंदर सा, है ना। तो वही बात कहा जा रहा है, यानी छौना का मतलब होता है पशु का बच्चा। तो देखिए छीन गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं असहाय विवश बैठी रही, देखती रही कि मेरा पुत्र मेरे आंखों के सामने से उठाया जा रहा है, कोई उसे ले जा रहा है, और मैं विवश हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। और मैंने मन्नतें मांगी, ईश्वर की पूजा की, पत्थर को भगवान माना, दूध दही, दूध नारियल सब कुछ चढ़ाया, कोई भी कुछ नहीं कर पाया, और मैं भी विवश हूँ, उसे रोक नहीं पाई। अब मैं असहाय 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 इसलिए असहाय क्योंकि देखिए अब तो पुत्र है नहीं ना, एकमात्र तो पुत्र था, वो भी बेचारा चला गया। उसी के सहारे तो ये इनका दिन कटता था, उसी में लगी रहती थी, उसकी सेवा करती थी। यानी एक बच्चा के लिए दिन कैसे कटता है भाई? एक बच्चा का सहारा क्या होता है? खिलौना होता है उसका। उसी प्रकार एक माँ का सहारा कौन होता है? उसका बच्चा होता है। माँ का खिलौना कौन है भाई? तो बच्चा ही होता है। दिन रात सुबह शाम लगी रहती है उसकी सेवा में, उसकी पॉटी साफ़ करती है, कभी वो कपड़ा गंदा किया किया, मतलब दिन रात अब उसी में लगी रहती है, उसका पूरा का पूरा दिन कटता है। तो वही कह रही है कि मैं अब असहाय विवश, अब वो असहाय हो गए हैं, और विवशता कारण विवशता वो वश वो देखती हैं कि उनका पुत्र जो है अब जा रहा है, चला गया छोड़कर। तो वही कह रही है, तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं। और अपने पुत्र को जाते दिख कर ये उनका जो प्राण है विकल यानी व्याकुल है, उथल पुथल हुआ है, उनके अंदर जो हृदय है वो रो रहा है। वही कह रही हैं कि जो प्राण है बहुत बेचैन है, विकल है, तड़प रहा है, उस अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहा है जो हृदय है। वही कह रही हैं कि मुझको पल भर शांति नहीं। कैसे शांति होगा? आप ज़रा सोचिए कि अगर आपका कोई भाई या बहन गुजर जाता है कोई, तो आप सोचिए, अगर आप सोचिए कि आपके क्या क्या बीतता है। आप बिलख बिलख कर रोते हैं, आपको लगता है अरे मेरा भाई चला गया। तो एक तो माँ तो उसका तो कहीं नहीं सकता है, वो तो जन्मी दी है। तो वही बात कर रही है कि मुझको मतलब मेरे पुत्र को जाने के बाद मेरा जो हृदय है मेरे वश में नहीं रहा, वो तड़प रहा है, वो विलख रहा है, व्याकुल है। और जब से पुत्र को खोया है उन्होंने, तो उनको अब शांति नहीं है। आप गांव में देखते होंगे कि कई औरतें ऐसे रहती, कई दिन तक तो वो सदमे में रहती हैं, वो कई दिनों तक तो खाती नहीं हैं, उनको वो कई बार मूर्छित हो जाती हैं। वही बात है यहाँ पर, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। ऐसा नहीं है, इनको मालूम है कि अब मेरा पुत्र, मेरा कलेजे का टुकड़ा अब मेरे सामने कभी नहीं आ सकता है। इनको मालूम है, बिल्कुल ये भ्रम में नहीं है, ये बिल्कुल भ्रांति इनको नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अब इनका पुत्र जो अब कभी नहीं आएगा। लेकिन ये खुद को अब समझा नहीं पा रही, ये जानते हुए भी नहीं समझा पा रही हैं। आगे हम देखेंगे, ये जो धन है वो तो चला गया, वो संपत्ति यानी अपने पुत्र के बारे में कहीं, जो मेरा पुत्र है अब वो नहीं आएगा, ये मैं जानती हूँ। लेकिन फिर भी ये कह रही हैं आगे कि फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा।
कैसे मानेगा? जिसे 9 महीने कोई कोख में पालता हो, फिर जन्म देते वक्त उसे असंख्य दर्द को सहते हुए कोई जन्म दे और फिर उसके गर्दन को साफ करे, उसके मैले को साफ करे, धीरे धीरे उसे बड़ा करे, तेल मालिश करके उसको बड़ा करे, अपने स्तन का दूध पिलाए। ये कैसे संभव हो सकता है कि वो अचानक से उसका पुत्र गुजर जाए और ये वो कहे कि नहीं चलो कुछ नहीं हुआ है? ये क्या संभव है? नहीं संभव है। ये एक माँ ही इस दर्द को समझ सकती है। तो वही कह रही है कि मैं जानती हूँ कि अब मेरा पुत्र मेरे सामने नहीं आ सकता है, लेकिन मेरा मन है कि नहीं, कहता कि नहीं वो यहीं है कहीं, वो मेरे आंखों के सामने नहीं गया, नहीं यहाँ हो सकता वो सोया होगा, वो कहीं बच्चों के साथ खेल रहा होगा, लेकिन मन नहीं मान रहा है। और वो क्या है भाई, फिर भी रो रहा है, रोता ही रहता है और इस बात को भी जान रहा है कि वो नहीं आएगी। और एक तरफ वो कह रही है, वो मन उसका कह रहा है कि नहीं वो है, और इस ध्वन में वो बहुत कुंठित हैं, मतलब अंदर ही अंदर रो रही हैं। उस वेदना, उस तड़प, अपने पुत्र की तड़प में, वियोग में तड़प रही हैं। बड़ा जटिल निरस लगता है। सुना सुना जीवन मेरा कैसे न निरस लगे। किसी घोंसले की चिड़िया उड़ जाए, क्या वो घोंसला सुना सुना नहीं लगेगा? लगना ही लगना है। तो वही कह रही हैं कि अब सब कुछ निरस लगता है, जिसमें मतलब कोई रस ही नहीं लगता है, कि अब जीवन व्यर्थ है, कोई रस नहीं है। भला रस कैसे रहेगा? एक तरफ जहाँ दुनिया खुशी मना रही है, हर्षित है, उसी तरफ एक माँ का बेटा पुत्र चला जाए तो वो कैसे हर्षित रह सकती है? उसके जीवन में कैसे रस रह सकता है? उसका जीवन निरस ही रहेगा। वही बात कह रही हैं कि माँ कह रही हैं, कवयित्री माँ कह रही है कि अब पूरा मेरा जीवन निरस हो गया है, ऐसा लगता ही नहीं है, सब कुछ सूना सूना लगता है, लगता ही नहीं है कोई घर में है। जहाँ देखती हूँ एक जगह कभी किलकारी गूंजती थी, जहाँ मेरा बच्चा माऊ बनकर घुटनों पर थिरक रहा था, और आज वो सुना पड़ा है, वो ज़मीन सुना पड़ी है। तो कैसे, मतलब वहाँ कैसे चाल पाल रहेगा? सुना सुना ही रहेगा। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती। कई बार होता है, देखिए ये एक माँ की एक इच्छा है, उसके अंदर ही एक स्वभावतः एक कल्पना, एक इच्छा उत्पन्न हो रही है कि काश ऐसा होता। यह लगता, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि एक बार ऐसा होता कि वो पल भर को उसके पास आ जाता, मतलब उसको पा जाती हूँ। लेकिन वो तो एक स्वप्न ही है, कैसे ये संभव हो सकता है? जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती, और वो एक बार मेरे सामने आ जाता तो मैं उसे हमेशा के लिए पास में रखती, उसका सर चूमती, सहलाती, उसको समझाती। और क्या समझाती? आगे यही समझ रहे हैं ना चीज़ों को, मैं जो समझा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं बस बोले जा रहा हूँ और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालांकि क्लास थोड़ी सी अल्टरनेट हो जा रही है, चूँकि मुझे भी अपनी पढ़ाई करनी पड़ रही है और कहीं कहीं जाना पड़ जा रहा है, इस कारण से तो सॉरी, बट आगे समझिए। और वो कह रही है कि काश ऐसा होता कि वो मेरे पास आ जाता तो मैं इसे जाने नहीं देती, उसको गोद में उठाकर उसका सर सहलाती, चूमती और ढेर सारा प्यार करती, और उसे कहती, उसे समझाती, मेरे भैया। देखिए कई बार आदमी जब प्रेम में पड़ा रहता है तो वो नहीं देखता कि मेरा क्या है, वो उसके साथ मेरा संबंध क्या है। हालांकि यहाँ तो संबंध है, माँ और पुत्र का संबंध है, लेकिन देखिए कह क्या रही है, देखिए उससे आवेग में क्या कह रही हैं, मेरे भैया, मेरे बेटे, अपने ही पुत्र को भैया कह रही हैं। ये क्या है? एक आवेग है, प्रेम का वो सबसे तीक्ष्ण है, सबसे तेज आवेग जिसको बोलते हैं, जिसमें ये शुद्ध नहीं रहता कि आप बोल क्या रहे हैं। वही माँ के भैया, मेरे बेटे, मेरे पुत्र, अब माँ को यूं छोड़ ना जाना। क्या बात है! शायद मेरी बात आप तक पहुँच पा रही हो, उस स्थिति, उस पल को आप याद कर पा रहे हो कि जैसे एक बेटी की विदाई होती है तो माँ कैसे विलख विलख के रोती है, और दोनों कैसे एक दूसरे गले लग कर एक दूसरे से जुड़ के रहना चाहते हैं और जुदा नहीं होना चाहते हैं। ठीक वही स्थिति यहाँ पर
जैसे वो कह रही हैं, कल्पना कर रही हैं वो कि स्वभावतः ये होता भी है कि कह रही हैं कि काश एक बार ऐसा होता कि वो मेरे सामने आ जाता तो मैं उसे समझाती कि मेरे भैया, मेरे पुत्र, मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे हृदय का लाल, तुम ऐसा ना करना। तुम मुझे छोड़कर यानी अपनी माँ को छोड़कर ऐसे नहीं जाना। आकस्मिक है ना, इनके पुत्र का क्या होता है, आकस्मिक मृत्यु होता है। अभी उम्र क्या है, अचानक से मृत्यु हो गई भाई, तो वही कर रही हूँ, यानी अचानक से ऐसा छोड़ कर ना जाओ। बड़ा कठिन है बेटा खोकर। माँ को अपना मन समझाना ये बहुत कठिन होता है कि एक माँ अपने पुत्र को विदा कर दे, अलविदा कह दे, एक पुत्र हमेशा के लिए उसकी आंखों से ओझल हो जाए। उस वक्त एक माँ को अपने हृदय, अपने मन को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे लाल, तुम अब से ऐसे मत करना कि अचानक से चले जाना मुझे छोड़कर। यही, क्योंकि ये बहुत कठिन हो जाता है समझाना कि हाँ तुम अब मेरे बीच नहीं हो, मेरे आंखों के सामने नहीं हो। ये सवाल भी आगे बनेगा इसमें कि क्या कठिन हो जाता है कि माँ को समझाना, मन को समझाना। तो आगे देखिए, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे मतलब भुला जाएं, किंतु रात दिन की साथीन माँ कैसे अपना मन समझावे। ध्यान देने की बात है कि एक, जब शुरुआत में हम लोग उधर भी पढ़े कि एक दिखाया गया है, एक पारिवारिक स्थिति को दिखाया गया है कि एक परिवार में पिता भले अपनी पुत्री, अपने पुत्र से थोड़ी देर के लिए मनमुटाव कर ले या वो अलग हो सकते हैं, ये संभवतः भाई भी एक दूसरे से झगड़ कर अलग हो जाएंगे, उसकी मृत्यु पर थोड़ी बहुत शोक मनाएंगे, लेकिन माँ ऐसा नहीं। माँ के लिए तो वो पुत्र अनमोल है। वो तो समझिए कि माँ या पुत्र या माँ का दोनों में से एक ही है। माँ कहिए पुत्र, पुत्र कहिए माँ, वैसा संबंध है। तो वही कह रही है कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भी कुछ देर के लिए वो भुला सकते हैं, लेकिन माँ जो दिन रात की साथिन होती है, अपने पुत्र पुत्री के साथ उसके हर दुख सुख में शामिल होती है, तो वो कैसे दूरी बना सकती है, कैसे अपने मन को समझा सकती है कि नहीं चलो जाओ, जाने दो, क्या हुआ, ये तो सबके साथ होता है, ये तो रीति है, विधि वेद का ये तो रीति है, उससे परम पिता ईश्वर की यही तो संरचना है कि यहाँ पर किसी को टिकना नहीं है, एक दिन न एक दिन जाना है, कोई आगे चले जाइए कोई बात नहीं, ये कैसे समझा सकती है माँ। तो यही सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री जी कह रही हैं। तो ये शायद अंतिम है, यहाँ तक अंतिम आपकी ये कविता रही। उम्मीद करता हूँ कि आप इस कविता को समझ पाए होंगे और मैं जो आपको समझाने की कोशिश की वो समझ पाए होंगे। अब देखिए, हम इसका जो प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए, तैयार हैं आप? क्लास तो थोड़ी लंबी हो गई होगी, खैर कोई नहीं, समय मुझे भी नहीं लग रहा है, इसलिए मैं एक ही क्लास में सब कुछ आपको दे देना चाहता हूँ। आइए देखते हैं, मैंने बताया ना कि 2 नंबर के ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं और फिर 4 नंबर के पूछे जा रहे हैं। तो 4 नंबर के एक सवाल यहाँ पर रखा हूँ इसमें, जिसको समझने के बाद फॉर्मेट समझिएगा और उसके बाद तो आप खुद ब खुद इसका उत्तर कर पाएंगे। क्योंकि भाई ये तो कविता इतनी आसान है कि इसका भावार्थ आप स्वयं कर सकते हैं, लेकिन समझना है कि कैसे करना है वो समझना है। आइए यहाँ पर देखते हैं। सवाल नंबर 1, कवयित्री का खिलौना क्या है? खिलौना पुत्र है उसका। 1 नंबर के प्रश्न पूछे तो ऐसे, लेकिन 2 नंबर का पूछता है ये, तो कम से कम 20 या 30 शब्दों में आपको लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं। किसी का मैं ज़्यादा रखा हूँ, क्यों रखा हूँ आगे समझेंगे। कवयित्री का खिलौना उसका बेटा है। कवयित्री का खिलौना उसका बेटा, आंसर हो गया। आगे बढ़ा दीजिए कैसे। बच्चों को खिलौना प्रिय होता है, वह उनकी सर्वोत्तम प्रिय वस्तु होती है। उसी प्रकार कवयित्री के लिए उसका बेटा यानी माँ के लिए उसका बेटा उसके जीवन का सर्वोत्तम उपहार है, खिलौना ही होता है, इसलिए वह कवयित्री का खिलौना है ना। कुछ ज़्यादा नहीं है, ये बढ़ाने के लिए है, आंसर तो एक ही हो गया। खिलौना का तात्पर्य क्या है ये मैं भावार्थ में भी समझा दिया हूँ। आइए अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर का ये भी सवाल है, कवयित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती हैं? एक जगह आया था ना, असहाय विवश,
भाई उन्होंने तमाम तरह के ईश्वर को पूजा, ठीक है, प्रसाद बांटे, दान पुण्य किए, नारियल तक फोड़े, दूध चढ़ाए। फायदा क्या हुआ? फायदा कुछ नहीं हुआ, नुकसान के सिवाय। उनका पुत्र आंखों के सामने चला गया, वो विवश रही, उसको रोक ना पाई। यही तो विवशता है। और पुत्र जाने के बाद वो क्या हो गई? असहाय हो गई। अब इतना तक आप स्वयं से लिख सकते हैं, आप स्वयं से लिखेंगे, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। खैर आइए, ये 2 नंबर का सवाल है, बट देखिएंगे यहाँ पर बहुत सारे शब्द आपको दिखेंगे। इतनी पंक्तियाँ, ये इतनी सारी पंक्तियाँ हैं, इन्हें लिखना नहीं है। कम से कम 3 से ही पंक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पंक्ति लिखना है। इसलिए मैंने इसको बड़ा रखा है ताकि आपको एक संदर्भ मिले, दिमाग में खुले कि आप स्वयं से इसको आंसर कर पाए। देखिए, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश इसलिए कहती हैं क्योंकि अब उनके हृदय का टुकड़ा यानी लाल उनके साथ नहीं है। पुत्र के होने से सहारा महसूस करने वाली कवित्री के पुत्र के गुजरने के बाद असहाय हो गई हैं। पुत्र के होने से सहारा महसूस करने वाली कवित्री पुत्र के गुजरने के बाद असहाय महसूस करने लगी हैं। आप ना इसको यहाँ से सीधे काट दीजिएगा, सीधे लिखिए, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश इसलिए महसूस करती हैं, कहती हैं क्योंकि कवित्री के पुत्र के गुजरने के बाद वो असहाय हो गई हैं। आंसर इतना तक हो जाएगा। एक और विवशता की बात है, तो विवश क्यों है? तो यहाँ पर देखिए, पुत्र को सलामत रखने के लिए वो नारियल, दूध, बताशे होगा, बताशे होता है, बताशे चढ़ाई, भगवान को पूजा अर्चन किया, पर कुछ लाभ नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं कर सका और वह अपने पुत्र को दूर जाते विवश होकर जाने देती हैं। वो कुछ नहीं कर पाती हैं, विवश होकर उसे देखती रहती हैं। बस यही, आप स्वयं से अर्थ लगा के लिखिएगा। मैंने तो वैसे लिख दिया है, आप अपना अर्थ बनाइए ज़रूर। देखिए, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है ये आपको मालूम है, आप तो रोज़ देखते हैं घर पे। देखिए, माँ पुत्र के लिए बहुत कुछ करती है, यहाँ पर बहुत कुछ करती हैं। जैसे उसे शीत से यानी ठंड न लग जाए इसलिए वह अपने गोद से नहीं उतारती है। ये कविता के संदर्भ में लेकर मैं बता रहा हूँ, जो कविता में कही गई है। आप इसे अपने से भी बना सकते हैं, जैसे मैं भावार्थ में समझा दिया हूँ। उसकी एक आवाज़ पर सारे गृह कार्य यानी सारे काम छोड़कर, ये काट दिए, सीधे लिखे, काम छोड़कर उसके पास दौड़ी दौड़ी चली आती है कि हुआ क्या। उसको थपकियाँ देकर, जब वो नहीं सोता तो उसे थपकियाँ देकर सुलाती हैं, लोरी सुनाती हैं ताकि वो सो जाए। उसको कोई कष्ट होता है तो वो बहुत चिंतित हो जाती हैं और सारी रात जाग जाग कर उसकी देखभाल करती है, ख्याल रखती हैं। वह पुत्र के लिए अपना सब कुछ यानी अपनापन यानी चैन सुख दुख सब कुछ छोड़ देती हैं, त्याग कर देती हैं। है कुछ है नहीं है, ये तो आम चीज़ है भाई। एक माँ क्या करती है ये तो लिखना है, तो रोज़ देखते हैं। आगे देखते हैं 4 नंबर प्रश्न पर स्पष्ट करना है और ये समझना इसका फॉर्मेट लिखा कैसे जाता है, इसी को समझना है। बाकी तो सारा भावार्थ खुद कर लेंगे। देखिए, संदर्भ सबसे पहले लिखना होता है, उत्तर और संदर्भ। देखिए, सवाल परीक्षा में मान लीजिए बैठ गए, ये परीक्षा का पेपर आ गया आपका, तो किसी भी सवाल का जवाब लिखने के लिए सबसे पहले लिखिए प्रश्न। ये टॉप होता है, एक टॉप वाला नहीं, टॉप में छोड़ देना। और ये सब लाइनिंग जो होता है ना, लाइनिंग, इस लाइनिंग से शुरू करना। प्रश्न लिखना है, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा रखना है, प्रश्न यहाँ पर लिखना है, डैश देना है। प्रश्न मान लीजिए 4 है तो 4 लिखना है। अगर इसमें क है तो क भी लिख देना है। अब यहाँ से उत्तर लिखना है, उत्तर, और यहाँ पर क का उत्तर दे रहे हैं तो क यहाँ पर देंगे, और नहीं दे रहे हैं तो 4 यहाँ पर लिखेंगे, डैश देंगे। क्लियर। अब सीधे एक लाइन यहाँ पर छोड़ देंगे और यहाँ से शुरू करेंगे संदर्भ। नहीं ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा रहेगा तो थोड़ा सा ऑड लगेगा, तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करना कि स्पष्ट मालूम चले कि आप किसका उत्तर दे रहे हैं। ये पर जो कॉपी चेक करने वाले होंगे उनको स्पष्ट पता चल जाना चाहिए। और हर सवाल का 1 पेज पर जवाब, ठीक है, जहाँ जितना भी हो जाए, उसमें ज़्यादा नहीं लिखना है, 2-3 प्रश्नों का जवाब। आइए, तो यहाँ पर संदर्भ लिखना है, संदर्भ, और संदर्भ देकर डैश लेकर यहाँ से शुरू करना है और इतना छोड़ देना है। नेक्स्ट यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से लिखने के बाद लिखेंगे कैसे, यहाँ पर प्रसंग लिखा है, मैं आपको बताता हूँ, ये न भी लिखेंगे चलेगा, इतना ज़रूर लिखना है संदर्भ। देखिए, प्रसंग कहाँ से होता है, संदर्भ और प्रसंग
इन्हीं के बीच छिपा हुआ है। आइए समझाते हैं कैसे पता चलेगा। सबसे पहले जब पूछ दे भावार्थ लिखे, मर्म स्पष्ट करे, ठीक है, सप्रसंग व्याख्या कहे, अर्थ स्पष्ट करे, तो ऐसे ही लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति, अगर ज़्यादा पंक्ति है तो पंक्तियाँ, एक पंक्ति है तो पंक्ति। प्रस्तुत पंक्तियाँ कविता पुत्र वियोग से ली गई है, या ऐसे लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ पुस्तक के दिगंत भाग 2 की कविता खंड से या काव्य खंड से कविता पुत्र वियोग से ली गई है। काव्य खंड की कविता पुत्र वियोग से ली गई है या प्रस्तुत की गई है। इस कविता के कवयित्री हैं आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर फुल स्टॉप यानी डैश देना है, चौहान है, और ये लिखना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान एक राष्ट्रीय चेतना की कवयित्री हैं। एक पंक्ति कवि कवित्री लेखक के बारे में लिखना होता है। यहाँ तक लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा है कि यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है, जो राष्ट्रीय चेतना की कवयित्री हैं। एक पंक्ति लिख दिया ना यहाँ पर, कवयित्री हैं, कैसी हैं, तो राष्ट्रीय चेतना। अब यहाँ तक क्या था, यहाँ तक संदर्भ हो गया, यानी कहाँ संदर्भ का अर्थ होता है, ये आया कहाँ से। सप्रसंग का मतलब होता है कि ये जो पंक्ति दी गई है ये कहना चाह क्या रही है। मतलब 102 पंक्ति में लिखना होता है, ताकि ये जो चेकर है यानी कॉपी चेक करेगा वो समझ जाएगा कि आपने लिखा क्या होगा। जब इसका प्रसंग वो देख लेगा ना तो समझ जाएगा, वो चेक भी नहीं करेगा, बस इतना चेक करेगा कि आप सुंदर ढंग से लिखे कि नहीं, अक्षर जो सुंदरता है उसकी वो है कि नहीं ढंग का। फिर आपको नंबर पूरा का पूरा नंबर देकर चला जाएगा वो, ठीक है। आइए अब यहाँ पर प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में स्वयं कवयित्री अपनी अंतर की व्यथा, यानी अंतः लिख सकते हैं, अंतर की, हृदय की पीड़ा व्यथा जो लिखना लिखिए, को प्रकट की हैं। उनका पुत्र अब उनसे छिन गया है, उसकी पीड़ा, उसका जो वियोग है, वियोग पीड़ा, ठीक है, पीड़ा प्रकट की हैं या दर्शाई हैं। आप जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। वैसे अब ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया, अब इसका संदर्भ हो गया, इस पंक्ति का ये संदर्भ हो गया। समझ रहे हैं ना चीज़ को, यही फॉर्मेट है और इसी को लागू करना है, चाहे आप आगे 12वीं कक्षा में आगे किसी भी कक्षा में जाए तो आपको इस चीज़ को फॉलो करना है। अब आइए यहाँ से सीधे पैराग्राफ चेंज करना है, पैराग्राफ एक पूरा का पूरा चेंज कर दीजिए, या फिर जैसे देखिए ये मान लीजिए पेज है पूरा और यहाँ पर ख़त्म हुआ तो नेक्स्ट यहाँ से शुरू कर सकते हैं। आइए इसका दूसरे स्लाइड में देखते हैं व्याख्या इसका क्या है। तो लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ लिख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि आज विश्व में हर्ष उल्लास आनंद का वातावरण है, चारों तरफ खुशी ही खुशी दिखाई पड़ती है, समस्त दिशाएं आनंद मग्न है, लेकिन उस उल्लास में विश्व में वातावरण में एक माँ अपने खिलौने को खो चुकी है। अर्थात अब इस दुनिया में उसके हृदय का टुकड़ा यानी कलेजे का टुकड़ा, उसका लाल नहीं रहा। क्लियर। माँ अपने उस पुत्र की प्रतीक्षा कर रही है कि उसका पुत्र लौट आए, अब तक नहीं लौटा। इसका खिलौना क्या है, नहीं लौटा है, यानी माँ प्रतीक्षा कर रही है ना भाई, कि सब लोग कितने खुश है, लेकिन उसका पुत्र तो चला गया है और माँ प्रतीक्षा कर रही है कि मेरा बेटा लौट आए। तो वही कह रही है कि कहा जा रहा है कि माँ अपने उस पुत्र की प्रतीक्षा कर रही है कि उसका पुत्र लौट आए, जिसको ठंड से बचाने के लिए गोद से नहीं उतारती थी, जिसे लोरियाँ, ठीक है, जिसे लोरियाँ गाकर सुनाती थी, थपकियाँ लगाकर उसे सुलाने की कोशिश करती थी। माँ अपने पुत्र के अभाव में तड़प रही है, वह भी व्यथित है, व्याकुल है, तड़प रही है, ऐसा आप लिख सकते हैं। अपने पुत्र की असह्य पीड़ा को सह रही है, वो उस वेदना में तड़प रही है। आपको जो लिखना अपने शब्दों में ज़रूर लिखिएगा। ये हो गया। ये चूँकि 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, मैट्रिक में 5 नंबर के प्रश्न आता है, लेकिन जैसे 12वीं में आप आ गए हैं तो आपको अब ये 4 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर करना है। तो कम से कम 80 से तो 100 शब्दों में तो करना ही पड़ेगा आपको। चलिए यही फॉर्मेट है और लागू करना है, चाहे इस कविता से कोई भी पंक्ति उठा के पूछ दे, ऐसे ही आपको लिखना है। और ये तो भूलेंगे ही नहीं, ऐसा है ही, ये कविता की भूलेंगे नहीं। अब देखिए 5 नंबर सवाल, मैं इतना क्यों डीपली समझा रहा हूँ,
ताकि अगर आप पहली बार अगर क्लास में आए होंगे तो बाकी की क्लास देखें या ना देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पहली बार अगर आ गए हैं तो आपको ये मालूम चल जाए कि आखिर क्या बताया गया है। माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन और क्यों है? माँ अपने मन को कब नहीं समझा पाती है? इसका आंसर मैं खुद लिखते हुए आश्चर्यचकित हो गया था कि मैं क्या लिख रहा हूँ। हालांकि ये बहुत बिल्कुल सही है। थोड़ा सा क्या इसमें शब्द ज़्यादा हैं तो इसको आप कम कर लीजिएगा। ज़्यादा इसलिए रखा है ताकि आपको समझ में आए। आइए, माँ के लिए अपने मन को समझाना तब कठिन हो जाता है जब वह अपना पुत्र खो देती है। माँ को विश्वास नहीं होता। अब यहाँ से थोड़ा सा मज़ेदार चीज़ है। माँ को विश्वास नहीं होता कि उसका पुत्र अब नहीं है। उसे लगता है कि वो अभी यहीं है, या सो रहा है, या बाहर बच्चों के साथ खेल रहा है। ऐसे तमाम तरह के भ्रम होते हैं, या तमाम भ्रम होता है। वह स्वयं को समझाने की कोशिश करती है कि अब उसका लाल यानी उसका पुत्र इस दुनिया में नहीं है, मगर वो समझा नहीं पाती है। कब कठिन होता है भाई? जब उसका पुत्र अब उसके बीच नहीं रहता, उसे बिछड़ जाता है ना। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए, कई बार 2 बार पूछा जा चुका है। आइए आगे देखते हैं। अब 6ठा नंबर प्रश्न देखते हैं। पुत्र को छौना कहने का क्या भाव छुपा हुआ? यानी जो माँ है वो अपने पुत्र को छौना क्यों कह रही है? तो यहाँ पर एक उपमा दी हुई है छौना कहकर। जैसे सीता का चेहरा चांद जैसा है, तो चांद से यानी उपमा दिया गया है। किसका चेहरा है? तो सीता का। तो चांद से सीता का उपमा दिया गया है। वैसे ही यहाँ पर छौना यानी पुत्र कैसा है? छौना है। यानी छौना का अर्थ क्या होता है? आइए पहले समझ लेते हैं। छौना का अर्थ होता है पशु का बच्चा। मैंने समझाया वहाँ भी। जैसे हिरण या बाघ के बच्चे बड़े भोले दिखते हैं, कोमल और सुंदर दिखते होते हैं, और वो कोमल सुंदर ही नहीं, बहुत चंचल भी होते हैं, तेज भी होते हैं। तो ये ही जो अर्थ है ना, इसी संदर्भ को अर्थ को लेते हुए माँ अपने पुत्र के लिए छौना का इस्तेमाल करती हैं। यानी इस छौने के जो भाव है उसको वो वहाँ पर दर्शाना चाह रही हैं। तो आइए, ये चंचल अतः कवयित्री द्वारा अपने बेटे को छौना कहने के पीछे यही विशेष भाव छिपा। यही कौन मतलब? ये सुंदर, चंचल, तेज, यही भाव है, कुछ नहीं है। अब एक टास्क, अच्छा 6 नंबर है, ये 7 नंबर एक टास्क आपके लिए है। ये सवाल 2024 में पूछा जा चुका है। ये सवाल 2024 में आ गया है और उम्मीद नहीं है कि ये आए, लेकिन आपको इसका संक्षिप्त में भावार्थ लिखना। भावार्थ कैसे लिखेंगे? जो मैंने बता दिया ना उसको ठीक से आप पहले लिख लीजिएगा। 1 बार लिखेंगे, फिर 2 बार लिखेंगे, और कम से कम 120 से 150 शब्दों में कोशिश करिएगा कि आ जाए। और भावार्थ लिखने में, संक्षिप्त में लिखने में कोई ज़्यादा ये नहीं है। जितना मैंने समझाया, अगर उसमें से कुछ भी लिखेंगे ना तो 120 से 150 शब्द तो हो ही जाएगा। ये टास्क है। अगर नहीं होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि इसका भावार्थ बता दीजिए। तो जब रिवीजन करेंगे तो उस वक्त हम इसका भावार्थ का संक्षेप भी बताएंगे, लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा। आइए अब PYQ देखते हैं। टास्क आपके लिए होना चाहिए ना भाई। आइए, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवयित्री कौन है? आपको मालूम है भाई कौन है? महादेवी वर्मा, जयंती, सुभद्रा कुमारी चौहान। सी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आइए, पुत्र वियोग। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? चौ का मतलब 4 दिखना है, इसमें 4 कहीं दिख रहा है? एक ही 4 दिख रहा है। ये आंसर मारना है। कभी 4 लास्ट में सबको नहीं देगा भाई, ठीक है? तो ये याद रखना है। 4 चौहान 4। आइए नेक्स्ट। और ये जो प्रश्न है ना, ये सारे के सारे पूछे जा चुके हैं पहले परीक्षा में। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम बताना है। एक तो चौहान लगा होना चाहिए, उसमें नहीं लगा होगा तो मैंने बताया कि ठाकुर। सुभद्रा कुमारी एक ऐसी कवित्री हैं इनके पिता और पति के नाम के पहले क्या लगा? ठाकुर। ये भी ध्यान रखना है। लेकिन ठाकुर भी सब में दे तो देखिए, जैसे यहाँ सब में ठाकुर दिया है और यहाँ सब में दिया हुआ है, तो आपको मालूम है कि सुभद्रा कुमारी क्या है? देवी हैं, दुर्गा हैं, ठीक है? दुर्गा हैं। और दुर्गा यानी इससे रिलेटेड होना चाहिए, भगवान का नाम होना चाहिए, यानी राम होना चाहिए।
अब यहाँ पर देखिए रामनाथ सिंह, हरिनाथ सिंह, राजनाथ सिंह, जगमोहन। राजनाथ और जगमोहन तो ऐसे भी आप पकड़ लेंगे, नहीं होगा। हरिनाथ हरि का नाम है और राम का नाम है, तो यहाँ पर ना राम का नाम सीधे स्पष्ट है, तो आपको इसे याद रखना है कि पहला आंसर हो जाएगा रामनाथ। क्लियर। कई बार आपको ना सवाल के ऑप्शन को देखकर उसे एलिमिनेट करना होता है, छांटना काटना होता है, उसके बाद स्व आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर में देखते हैं, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी। तो यहाँ तो सारा का सारा दे ही दिया है। मीराबाई, महादेवी वर्मा, अनामिका और सुभद्रा कुमारी चौहान। इनमें से तीनों नहीं और डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान ही 9वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की हैं। और कमाल की बात है कि पढ़ाई ड्रॉप करने के बाद भी कमाल की कविताएं इन्होंने की। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर पेन लेने में बड़ा, खैर छोड़िए सब। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ। आपको मालूम है कि ये कार एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हुई रहती है। तो कार दुर्घटना में एक ही आंसर पहले दिया, ट्रेन दुर्घटना, बस नहीं, कार दुर्घटना में। आइए आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शीर्षक कह रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ, नहीं, बल्कि मैं शुद्ध हिंदी के रूप में पढ़ रहा हूँ। मैं इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, शीर्षक। ठीक है, हालांकि यहाँ पर मैं नहीं समझाऊंगा कि कैसे पढ़ा जाता है शुद्ध रूप में। किस स को श कहा जाता है, वो इसकी जानकारी के लिए आप वर्णमाला से, हमारी क्लास हो चुकी है, प्लेलिस्ट में जाइए, वर्णमाला में पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, समझ जाएंगे। आइए यहाँ पर देखते हैं, पुत्र वियोग से है आंसर, इसका सीधे हो जाएगा। पुत्र वियोग से ही मेरा खोया है खिलौना से मतलब पुत्र याद हो जाना चाहिए बच्चे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान इलाहाबाद से अगर याद हो तो पकड़ा जाएगा। इलाहाबाद, सबका ऑप्शन ए ही दिया है, क्या बात है भाई। तो ये हो गया इलाहाबाद, यूपी। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन है। उषा, प्यारे नन्हे बेटे को, पुत्र वियोग, अधिनायक। तो आपको मालूम है पुत्र वियोग आंसर होगा ये वाला। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम, पति पूछ रहा है, लक्ष्मण पति का नाम है, लक्ष्मण। ठाकुर लक्ष्मण सिंह, सबका ए ऑप्शन दिया भाई, ठाकुर लक्ष्मण सिंह नाम है। नेक्स्ट प्रश्न में पति का नाम हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और तो यहाँ पर ये आपका PYQ जो भी था ख़त्म हो गया है। अब जब हम कभी क्लास जब रिवीजन के लिए करेंगे तो हर चैप्टर से केवल ऑब्जेक्टिव, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी लेकर आएंगे और उसका भी आंसर लेकर आएंगे साथ में रिवीजन जब करेंगे। और मैं बताऊंगा कि इस पार्ट से बस यही आपको प्रश्न का उत्तर कर लेना है, याद रखना है, बाकी कुछ नहीं, सबको भूल जाना है। तो ये ऐसा मैं बताऊंगा। हालांकि थोड़ा सा डिस्टर्ब है, यहाँ पर क्लास हमारी डिस्टर्ब हो जा रही है, चूँकि खुद मुझे भी जाना पड़ जा रहा है अपनी क्लास के लिए। और है खैर, उससे कुछ दिक्कत नहीं है, अल्टरनेट ही सही, मगर पढ़ना है हमें। चलिए आइए, तो हम बताइए कमेंट करके कि क्लास हमारी कैसी लगी। हाँ, गर्मी थोड़ी बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाकी जो आपको आता है वो कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब फलाना चिलना ठेकना जो होता है मित्रों को बताना बताइए। खैर कोई नहीं, आप स्वयं पढ़िए, मज़े से पढ़िए। लेकिन चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।